अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाए जाने के बाद कि उन्होंने निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही का लक्ष्य दिया था, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी के तमाम आरोपों के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखे ताजा संपादकीय में उस पर पलटवार किया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि परमवीर सिंह भरोसे लायक अफसर बिल्कुल नहीं है, उन पर विश्वास नहीं रखा जा सकता है। कल तक बीजेपी का ऐसा मत था, परंतु उसी परमवीर सिंह को आज बीजेपी सिर पर बैठाकर नाच रही है। संपादकीय में लिखा गया है कि ऐसी शंका है कि क्या ठाकरे सरकार को परेशानी में डालने के लिए कोई परमवीर सिंह का इस्तेमाल कर रहा है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए वसूली के आरोपों के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ रविवार को दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। बैठक में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले मौजूद थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों में कोई सत्यता नजर नहीं आ रही है। पहले परमवीर सिंह के आरोपों की जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों दल सोमवार को चर्चा करने जा रहे हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि शरद पवार ने रविवार को शिवसेना सांसद संजय राउत से भी अकेले में मुलाकात की और मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी पवार से मुलाकात की है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को लेकर जोरदार हंगामा चल रहा है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवार ने कहा कि परमवीर सिंह द्वारा लगाया गया यह आरोप कि फरवरी में सचिन वाजे और अनिल देशमुख की बातचीत हुई थी, ये गलत है। उन्होंने कहा कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख कोरोना संक्रमण के कारण नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे और 16 से 27 फरवरी तक वह घर में आइसोलेट थे। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत का मामला सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस का कहना है कि गिरफ्तार 2 लोगों में एक अभियुक्त पुलिस कांस्टेबल है, जबकि दूसरा सट्टेबाज है। एटीएस ने दोनों अभियुक्तों को ठाणे की अदालत में पेश किया, जहां से इन दोनों को 30 मार्च तक की एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया है। एटीएस का दावा है कि मनसुख हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त सचिन वाजे है। जैसे ही सचिन वाजे की एनआईए हिरासत खत्म होगी, एटीएस अदालत से सचिन वाजे की कस्टडी की मांग करेगी। रविवार को बंगाल में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, किसानों को रुकी हुई किसान निधि के पूरे पैसे और मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए देने जैसे वादे किए हैं। इसके अलावा नागरिकता कानून को भी सख्ती से लागू करने का वादा किया गया है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठा और जुमलों से भरा बताया। टीएमसी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें एक और ममता बनर्जी की फोटो है और लिखा है कि दीदी का घोषणा पत्र बंगाल के लोगों का है, बंगाल के लोगों के द्वारा और बंगाल के लोगों के लिए है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की तस्वीर है, जिसके नीचे लिखा हुआ है कि बीजेपी का घोषणा पत्र बाहरी लोगों, गैर बंगालियों का है, जिसे गुजराती लोग बंगाल के वोटरों को मूर्ख बनाने के लिए लाए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 23 मार्च को शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ फिर से जुटने लगी है। कहा जा रहा है कि 23 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर कम से कम 1 लाख किसान जुटेंगे। 23 मार्च को सरदार भगत सिंह व उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव का यह शहीदी दिवस है। इस दिन युवतियों से पीली चुनरी और युवाओं से पीली पगड़ी बांधकर आने का आह्वान किया गया है। अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक विश्लेषक व लेखक प्रताप भानु मेहता ने छात्रों के नाम लिखी एक चिट्ठी में उन्हें सुपर हीरो करार दिया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि आपकी गंभीर राजनीतिक बुद्धिमत्ता व नैतिक साफगोई के सामने अशोक एक संस्था के रूप में मुजरिम बना खड़ा है। आपने उन चीजों का विरोध किया है जिन्हें हम आपके अग्रज के रूप में नहीं समझ सके। उन्होंने इसके आगे लिखा, आपका विरोध 2 लोगों के लिए नहीं था, यह अशोक की एक संस्थागत प्रतिबद्धता के लिए। प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यन के इस्तीफों के बाद अशोक विश्वविद्यालय ने उन स्थितियों पर दुख जताया है जिनकी वजह से इन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और इसके साथ ये माना है कि संस्थागत प्रक्रिया में त्रुटियां हुई हैं।
लेकिन इसके साथ विश्वविद्यालय के चांसलर रुद्रांशु मुखर्जी ने छात्रों, शिक्षकों व पूर्व छात्रों को एक चिट्ठी लिखकर विश्वविद्यालय के संस्थापकों के इस दावे का समर्थन किया है कि उन्होंने कभी भी अकादमिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया है। आते ही विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। सोमवार को ट्वीट कर तीरथ सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। बता दें, तीरथ सिंह रावत हाल ही में कुंभ में शामिल हुए थे। इसके अलावा रविवार भी उन्होंने एक खेल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसके कारण कोरोना के फैलने की चिंता और बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब हर रोज कुंभ से 10 से 20 तीर्थयात्री कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक के बाद एक विवादित बयान ही दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो विवादित बयान देने के लिए ही बोलते हैं, बाकी समय चुप रहते होंगे। फटी जीन्स, अमेरिका के 200 साल भारत पर शासन करने के बयान के बाद एक अन्य बयान में रावत ने कहा है कि जो गरीब परिवार कोरोना काल में राशन के लिए परेशान थे, उन्हें अगर केंद्र सरकार की ओर से बांटा जा रहा राशन ज्यादा चाहिए था तो उन्हें 20 बच्चे पैदा करने चाहिए थे। एक कार्यक्रम के दौरान तीरथ सिंह रावत ने कहा, हर घर को 5 किलो राशन दिया गया। जिनके 10 सदस्य थे परिवार में, उनको 50 किलो, 20 थे तो क्विंटल भर राशन दिया गया। कुछ को जलन होने लगी कि 2 वालों को 10 किलो और 20 वालों को क्विंटल भर मिला। इसमें जलन कैसी? जब समय था तो आपने 2 ही पैदा क्यों किए, 20 क्यों पैदा नहीं किए? कोरोना महामारी एक बार फिर लोगों को डरा रही है। बीते साल कई महीनों तक लगा लॉकडाउन और उसके बाद के वो बेहद खराब दिन वापस आने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ ही दिनों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है और बीते 24 घंटों में करीब 47,000 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों में बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, जहां से 30,535 मामले सामने आए। देश भर में बीते एक दिन में 213 लोगों की मौत हुई है, जो 8 जनवरी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने की आशंका जताई गई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 823 नए मामले सामने आए। इसके अलावा तमिलनाडु में 1289 मामले दर्ज किए गए। पंजाब में कोरोना संक्रमण के नए मामले लोगों को डरा रहे हैं। बीते 24 घंटों में यहां 2669 मामले आए और ये 19 सितंबर 2020 के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है और पंजाब के अब तक के सबसे बड़े आंकड़े 2896 के करीब है। इसके अलावा गुजरात में 1580, मध्य प्रदेश में 1322, केरल में 1875, कर्नाटक में 1715, छत्तीसगढ़, म्यांमार से सटे हुए मिजोरम के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और उस पर असम राइफल्स द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे म्यांमार से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में न घुस पाएं। हालांकि म्यांमार के साथ लगा हुआ बॉर्डर काफी खुला है, इसलिए शरणार्थियों के आने को बिल्कुल रोकना संभव नहीं हो रहा है। सेना की कार्रवाई से भयभीत होकर जो लोग मिजोरम में पहले ही घुस चुके हैं, उनके रहने के लिए शरणार्थी कैंप बना दिया गया है। म्यांमार में सेना की हिंसक कार्रवाई के डर से भारत में शरण लेने की उम्मीद में आ रहे लोगों के बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने रविवार को म्यांमार के विदेश मंत्री जिन मार आंग के साथ बैठक की। डिजिटल माध्यम से हुई बैठक में अमेरिका में रहने वाले मिजो नेताओं ने भी हिस्सा लिया और जोरमथंगा ने म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। वहीं इससे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री ने म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों को मानवीय आधार पर शरण देने के लिए पीएम मोदी से अनुरोध किया था। बता दें, म्यांमार में लगातार सेना की कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। रविवार को भी सेना ने एक प्रदर्शनकारी को गोली मार दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।